अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। पीर कामिल उमैरा अहमद, किस्त नंबर 29। मैं डॉक्टर जलाल अंसर से मिलना चाहती हूँ, इमामा ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। अपॉइंटमेंट है आपकी? इसने पूछा। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। फिर तो वो आपसे नहीं मिल सकेंगे। अपॉइंटमेंट के बगैर वो किसी पेशेंट को नहीं देखते, इसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कहा। पेशेंट नहीं हूँ, इनकी दोस्त हूँ, इमामा ने काउंटर पर हाथ रखते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। डॉक्टर साहब जानते हैं कि आप इस वक्त इनसे मिलने आएंगी? रिसेप्शनिस्ट ने इसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, इसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। एक मिनट, मैं इनसे पूछती हूँ। इसने रिसीवर उठाते हुए कहा। आपका क्या नाम है? वो रिसेप्शनिस्ट का चेहरा देखने लगी। आपका नाम क्या है? इसने अपना सवाल दोबारा दोहराया। इमामा हाशिम। इसे याद नहीं था इसने कितने सालों बाद अपना नाम लिया था। सर, कोई खातून आपसे मिलना चाहती है। वो कह रही है कि वो आपकी दोस्त हैं। इमामा हाशिम नाम है इनका। वो दूसरी तरफ से जलाल की गुफ्तगू सुनती रही। ओके सर। फिर इसने रिसीवर रख दिया। आप अंदर चली जाएं, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए इससे कहा। वो सर हिलाते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। जलाल अंसर का एक मरीज बाहर निकल रहा था और वो खुद अपनी मेज़ के पीछे खड़ा था। इमामा ने इसके चेहरे पर हैरत देखी थी। वो अपने धड़कते दिल की आवाज़ें बाहर तक सुन सकती थी। इसने जलाल अंसर को 8 साल और कितने माह के बाद देखा था। इमामा ने याद करने की कोशिश की। इसे याद नहीं आया। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ इमामा। कैसा खुशगवार सरप्राइज़ है इमामा। जलाल ने आगे बढ़कर इसकी तरफ आते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और इसके चेहरे से नज़रें हटाए बगैर बोली। पिछले 8 साल से ये चेहरा हर वक्त इसके साथ रहा था और ये आवाज़ भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। इसने अपने टेबल के सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खुद टेबल की दूसरी जानिब अपनी कुर्सी की तरफ भर गया। वो हमेशा से जानती थी वो जलाल अंसर को जब भी देखेगी इसका दिल इसी तरह बेकाबू होगा। मगर इतनी खुशी ऐसे सरशारी थी, वो अपनी रगों पे खून की तरह दौड़ती महसूस कर रही थी। क्या पियोगी? चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक? वो इससे पूछ रहा था। जो आप चाहें। ओके, कॉफ़ी मंगवा लेते हैं, तुम्हें पसंद थी। वो इंटरकॉम उठाकर किसी को कॉफ़ी भेजने की हदायत दे रहा था और वो इसका चेहरा देख रही थी। इसके चेहरे पर दाढ़ी अब नहीं थी। इसका हेयर स्टाइल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। इसका वज़न पहले की निस्बत कुछ बढ़ गया था। पहले की निस्बत बहुत एतमाद और बेतकल्लफ नज़र आ रहा था। तुम आजकल क्या करती हो? रिसीवर रखते ही इसने इमामा से पूछा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही हूँ। एमबीबीएस तो छोड़ दिया था तुमने? हाँ, एमएससी किया है केमिस्ट्री में। कौन सी कंपनी है? इमामा ने नाम बताया। वो तो बहुत अच्छी कंपनी है। वो कुछ देर इस कंपनी के बारे में तहरीरी तबसरा करते रहे। वो जब चाप इसे देखती रही। मैं स्पेशलाइजेशन करके आया हूँ, वो अपने बारे में बताने लगा। वो बल्कि झपकाए बगैर किसी मामूल की तरह इसे देखती रही। बाज़ लोगों को सिर्फ देखना ही कितना काफ़ी होता है। इसने इस बात करते करते देख कर सोचा था। 1 साल हुआ है और इस हॉस्पिटल को शुरू किए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। बोलता रहा। काफ़ी आज की थी, तुम्हें मेरा पता कैसे चला? वो काफ़ी का कप उठाते हुए बोला। मैंने आपके हॉस्पिटल के बोर्ड पर आपका नाम पढ़ा, फिर राबिया से मालूमात हुई। आप जानते होंगे, ज़ैनब भी वाकिफ़ थी इससे। राबिया फ़ारूक की बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसका शौहर डॉक्टर फ़ारूक मेरे साथ काम करता है, इसने कॉफ़ी पीते हुए कहा। हाँ वही। फिर मैं यहाँ आ गई। इमामा ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी। काफ़ी बहुत गर्म थी और बहुत गर्म चीज़ें नहीं पीती थी। इसने किसी ज़माने में मेज़ की दूसरी जानिब बैठे शख्स को आइडियलाइज़ किया था। इसका ख्याल था कि इसमें हर खूबी थी, हर वो खूबी जो एक मुकम्मल मर्द में होनी चाहिए, हर वो खूबी जो वो अपने शौहर में देखना चाहती थी। सारे 8 साल गुजर गए थे। मामा को यकीन था कि वो अब भी वैसा ही है। चेहरे से दाढ़ी के हट जाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रही। अपनी हॉस्पिटल की कामयाबी के कसीदे पढ़ते हुए भी इमामा इसकी आवाज़ को अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस कर रही थी, जिस आवाज़ ने एक बार इसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला आसान कर दिया था। वो इसके मुंह से कामयाब, प्रैक्टिस और शोहरत का सुनकर मुसर्वर थी। जलाल ने ज़िंदगी में इन्हीं कामयाबियों को समेटने के लिए 8.5 साल पहले इसे छोड़ दिया था, मगर वो खुश थी। आज सब कुछ जलाल अंसर की मुट्ठी में था। कम अज़ कम आज फैसला करने में इसे किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ता। तुमने शादी कर ली? बात करते करते इसने अचानक पूछा। नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर तुम कहाँ रहती हो? क्या अपने पेरेंट्स के पास हो? लाल इस बार कुछ संजीदा था।
नहीं। फिर? अकेली रहती हूँ, पेरेंट्स के पास कैसे जा सकती थी? इसने मध्यम आवाज़ में कहा। आपने शादी कर ली? जलाल ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। हाँ, शादी कर ली और अलैदगी भी हो गई। 3 साल का एक बेटा है मेरा, मेरे पास ही होता है, जलाल ने बेतासुर लहजे में कहा। आई एम सॉरी। इमामा ने इजहार अफसोस किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा हुआ ये शादी ख़त्म हो गई। इट वॉज़ नॉट अ मैरिज, इट वॉज़ अ मिस। ये शादी नहीं थी, एक बिखेरा था। जलाल ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर इस खामोशी को इमामा ने तोड़ा। बहुत साल पहले एक बार मैंने आपको प्रपोज किया था जलाल। जलाल इसे देखने लगा। फिर मैंने आपसे शादी के लिए रिक्वेस्ट की थी। आप इस वक्त मुझसे शादी नहीं कर सके। क्या मैं ये रिक्वेस्ट आपसे दोबारा कर सकती हूँ? क्या मैं ये रिक्वेस्ट आपसे दोबारा कर सकती हूँ? इसने जलाल अंसर के चेहरे का रंग बदलते दिखा। अब तो हालात बदल चुके हैं। आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं। ना ही पेरेंट्स के किसी रद्द अमल का आपको अंदेशा होगा, ना ही आपके पेरेंट्स एतराज़ करेंगे। अब तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। वो जलाल का जवाब सुनने के लिए रुकी। वो बिल्कुल खामोश था। इसी खामोशी ने इमामा के एहसास को मुज़म्मिल किया। शायद ये इसलिए खामोश है क्योंकि इसे अपनी पहली शादी या बेटे का ख्याल होगा। इमामा ने सोचा, मुझे इसे बताना चाहिए कि मुझे इसकी पहली शादी की कोई परवाह नहीं है, ना ही इस बात पर एतराज़ है कि इसका एक बेटा भी है। जलाल, मुझे आपकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। जलाल ने इसकी बात काट दी। इमामा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत की बात नहीं है इमामा, अब बहुत वक्त गुजर चुका है। वैसे भी एक शादी नाकाम होने के बाद मैं फौरी तौर पर दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। लाल, आपको तो मुझसे कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो आपकी शादी नाकाम नहीं हो सकती। फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जलाल ने इसकी बात काट दी। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। जलाल ने गहरा सांस लिया। इसका कोई फ़ायदा नहीं है मामा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुमसे शादी कर सकूँ। वो दम साधे इसे देखती रही। ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी। दोबारा मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करना चाहता। दूसरी शादी मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दें, शायद वो आपको इजाज़त दे दें। इसने डूबते हुए दिल के साथ कहा। नहीं बता सकता इमामा, देखो कुछ हक़ाइक़ हैं जिनका सामना मुझे और तुम्हें बहुत हकीकत पसंदी से करना चाहिए। मैं अपने लिए तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और इसमें कोई शुबा नहीं कि किसी ज़माने में मैं भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था, या ये कह लो कि मोहब्बत करता था। मैं आज भी तुम्हारे लिए दिल में बहुत ख़ास जज्बात रखता हूँ और हमेशा रखूँगा, मगर ज़िंदगी जज्बात के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। वो रुका। इमामा कॉफ़ी कप से उठते धुएं के पार इसका चेहरा देखती रही। तुम जब 7-8 साल पहले अपने घर छोड़ रही थी तो मैंने तुम्हें समझाया था कि इस तरह ना करो, लेकिन तुमने इस मामले को अपनी मर्ज़ी से हैंडल किया। अपने पेरेंट्स को मुझसे शादी के लिए कन्विंस करने के बजाय तुम मुझे मजबूर करती रही कि मैं तुमसे चुपचाप शादी कर लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सका और ना ही ये मुनासिब समझा। मज़हब की बात अपनी जगह, मगर मज़हब के साथ माशरा भी तो कोई चीज़ होता है जिसमें हम रहते हैं और जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए। इमामा को यकीन नहीं आया। वो ये सब कुछ इस शख्स के मुंह से सुन रही थी जो तुम तो चली गई थी, मगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा इस तरह गायब हो जाना कितना बड़ा स्कैंडल साबित हुआ, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेस में ये खबर नहीं आनी थी, मगर पूरे मेडिकल कॉलेज को तुम्हारे इस तरह चले जाने का पता था। पुलिस ने तुम्हारी बहुत सारे फ्रेंड्स और क्लास फेलो से तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की। ज़ैनब भी इसमें शामिल थी। खुशकिस्मती से हम बच गए। मैंने इतने साल मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी करके लोगों की चामकियों का निशाना बनूँ। मेरा उठना बैठना डॉक्टर्स की कम्युनिटी में है और इमामा हाशिम की मेरी बीवी के तौर पर वापसी मुझ पर स्कैंडलाइजेशन कर देगी। तुमसे शादी करके मैं लोगों से नज़र नहीं चुराना चाहता। तुम इतने साल कहाँ रही हो, कैसे रही हो, ये बहुत अहम सवालात हैं। मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा और मुझे लोगों की नज़रों में अपना ये मुकाम बरकरार रखना है। तुम बहुत अच्छी हो, मगर लोग समझते हैं कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो।
اور میں کسی اسکینڈلائزڈ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے. آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو. کافی کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا، یا پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا. کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہو گئی. ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا. خدا حافظ. آئی ایم سوری امامہ. جلال معذرت کر رہا تھا. امامہ نے اسے نہیں دیکھا. وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی. شام کے 7 بج رہے تھے. اندھیرا چھا چکا تھا. سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے. سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی. اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینک تھے. اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسا ہی کلینک ہو. اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اس طرح کوالیفیکیشن کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصر کے نام کے ساتھ تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے نام کے آگے تھی. یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا. اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا. اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی، وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسٹل کے باہر سڑک پر کھڑی خالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دھوتی ٹریفک کو دیکھتی رہی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے. اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈز پر جلال انصر کا نام دیکھا. تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے. اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے. وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزار دی. جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے، نہ ہی اب. اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی. اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت جس کے ساتھ نتھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا. اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا. وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی. مگر وہ پھر غلط تھی. اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دماغ میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا. 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے. وہ اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی. مگر یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال انصر بھی شامل ہوگا. زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی. وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے اچھے ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی. وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی. اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا. وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی. تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھی تھی. وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی. ہر بورڈ، ہر نیو سائن کو بھرتے ہوئے وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے ناموں سے وہ واقف تھی. ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر. اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں. تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی. تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں. اس کے کانوں میں ہاشم بین کی آواز گونجنے لگی تھی. اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے محسوس کیا. آس پاس موجود روشنی اب اس کی آنکھوں کو اور چندیانے لگی تھی. جلال انصر بڑا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف بڑھ گئی تھی. کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ. وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست. صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا. وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھی، اور وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا. امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھیں. اس نے ایسی تضحیک اور حقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی. اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھے؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی. آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڈ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ. اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا. اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی. دروازہ سعیدہ اماں نے کھولا تھا.
وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی میں کہ کوئی آفس جا کر تمہارا پتہ کرے۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھیں۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر روکا انہوں نے تمہیں؟ سیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آئندہ دیر نہیں ہوگی، وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی۔ اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھے لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نور کے اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے گلاب پر تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑے شخص تلبیہ بھر رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی آواز تھی، خوش الحان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اس طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب پھر وہ اپنی آواز کو اس کی آواز میں ملانے لگی۔ اس طرح زیر لب پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی۔ وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ اب نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا۔ کعبے کا دروازہ سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مر رہا تھا۔ وہ یکدم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہ وہیں ہو، خانہ کعبہ میں۔ پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی، اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب پوری جزائیت سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مرنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوش الحان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال انصر سانولا تھا۔ اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کندھے اور بازو کی رنگت صاف تھی اور اس کی آواز وہ شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال انصر کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھی۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب چل رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کی دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی،
मगर शहर में जाने के बजाय वो बरामदे के स्तून के पास आकर बैठ गई। अपने स्वेटर की आस्तीनों को पकड़ते हुए इसने अपनी शर्ट की आस्तीनों के बटन खोलते हुए इन्हें ऊपर फोल्ड कर दिया। चंद लम्हों के लिए इसे झरझरियाँ आ गईं। खनकी बहुत ज़्यादा थी। फिर वो इन बेलों को देखने लगी। एक बार फिर जलाल अंसर के साथ शाम को होने वाली मुलाकात इसे याद आ रही थी, मगर इस बार इसकी बातों की गूंज इसे अशक पार नहीं कर रही थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। ताबता तगियाँ ज़हन पर जब टूटती हैं, नूर हो जाता है कुछ और हवीदा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शीदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्श कफ़ा तेरा। एक अफसरदा से मुस्कुराहट इसके होंठों पर नमूदार हुई। गुजरे हुए पिछले 8.5 सालों में ये आवाज़ और ये अल्फाज इसके जहन में कभी मासूम नहीं हुए। और फिर इसे कुछ देर पहले के ख्वाब ने सुनाई देने वाली वो दूसरी आवाज़ याद आई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। वो आवाज़ मानूस और शनासा थी, मगर जलाल अंसर की आवाज़ के अलावा वो और किसी आवाज़ से वाकिफ़ नहीं थी। आंखें बंद करके इसने ख्वाब में देखे हुए इस मंजर को याद करने की कोशिश की। मुकाम मुल्तज़िम, खाना काबा का खुला दरवाज़ा, गुलाफ़े काबा की वो रोशन आयात, वो पुरसकून ठंडी मातर रात, खाना काबा के दरवाजे से फूटती हुई वो धुंधिया रोशनी और सजदा करता तलबिया पढ़ता वो मर्द। इमामा ने आंखें खोल दी। कुछ देर तक वो सहन में उतरी धुंध में नज़र जमाए इसी आदमी के बारे में सोचती रही। इस आदमी के बेरीना कंधे की पुष्ट पर हल्के हल्के बालों के जख्म का एक मुकम्मल शुदा निशान था। इमामा को हैरत हो रही थी। ख्वाब की इस तरह की जज़ायत से पहले कभी याद नहीं रही थी। इस ज़िंदगी में पहली बार खाना काबा को ख्वाब में देखा था और वहाँ बैठे इसे ख्वाहिश हुई थी कि काश वो कभी इसी तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो। इसी तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हो, वहाँ सिर्फ वो हो। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी वो कितनी देर वहाँ इसी तरह बैठी रही। वो अपने गर्दोपेश में तब लौटी थी जब सईदा अम्मा तहज्जुद पढ़ने के लिए वज़ू करने की खातिर बाहर सहन में निकली थी। इमामा को वहाँ इस तरह देखकर वह हैरान हुई थी। तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? इसके पास खड़े होकर उन्होंने, अब तो वो दर्द नहीं है। इमामा ने सर उठाकर इन्हें देखा। रात को खाना खाए बगैर ही सो गई थी। वो इसके पास बरामदे के ठंडे फर्श पर बैठते हुए बोली। वो खामोश रही। सईदा अम्मा एक गर्म ऊनी शाल ओढ़ी हुई थी। इमामा ने इनके कंधे पर अपना चेहरा टका दिया। इसके सुन चेहरे को गर्म शॉल से एक अजीब सी आसूदगी का एहसास हुआ। अब तुम शादी कर लो आमना, सईदा अम्मा ने इससे कहा। वो इस तरह गर्म शॉल में अपना चेहरा छुपा रही थी। सईदा अम्मा पहली बार ये बात नहीं कह रही थी। अब कर दें। वो हमेशा इनकी बात पर खामोशी इख्तियार कर लेती थी। क्यों? वजह वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन आज पहली बार वो खामोश नहीं रही थी। तुम सच कह रही हो? सईदा अम्मा इसकी बात पर हैरान हुई थी। मैं सच कह रही हूँ। इमामा ने सर इनके कंधे से उठा लिया। तुम्हें कोई पसंद है? सईदा अम्मा ने इससे पूछा। वो सर झुकाए सेन के फर्श को देख रही थी। कोई मुझे पसंद है? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं। सईदा अम्मा को इसकी आवाज़ भराई हुई लगी। इससे पहले कि वो इससे कुछ कहती, इसने एक बार फिर इनके शॉल में अपना चेहरा छुपा लिया। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी इंग्लैंड चली जाऊंगी, उन्होंने इसके सर को थपथपाते हुए कहा। और इसके सर को थपथपाते हुए इन्हें एहसास हुआ कि वो इनकी शॉल में मुँह छुपाए हिचकियों के साथ रो रही थी। आमना, आमना बेटा क्या हुआ? उन्होंने परेशान होकर इसका चेहरा उठाने की कोशिश की। वो कामयाब नहीं हुई। वो इसी तरह इनके साथ लग कर रोती रही। अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? वो दिल गिरफ्तार हो गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने ज़बरदस्ती इसका गीला चेहरा ऊपर किया था और अब अपनी हसीनों से चेहरा पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। इसने सईदा अम्मा से आंखें नहीं मिलाई थी। सईदा अम्मा हक्का बक्का इसे बाथरूम की तरफ जाते देखती रही। सईदा अम्मा इसकी शादी की बात करने वाली अकेली नहीं थी। इसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर सबीत अली ने एक बार फिर इससे शादी का जिक्र किया था। वो नहीं जानती थी तब इसने क्यों इनकार कर दिया था, ये जानने के बावजूद कि वो अब आज़ाद थी। मुझे कुछ अरसे जॉब कर लेने थे, इसके बाद शादी कर लूँगी, इसने डॉक्टर सबीत अली से कहा था। शायद ये पिछले कई सालों से डॉक्टर सबीत अली पर माली तौर पर एक बोझ बनने का एहसास था, जिससे वो निजात हासिल करना चाहती थी, या फिर कहीं इसके लाशऊर में ये चीज़ थी कि डॉक्टर सबीत अली को इसकी शादी पर एक बार फिर अखराजात करने पड़ेंगे, और वो ये चाहती थी कि वो इन अखराजात के लिए खुद कुछ जमा करने की कोशिश कर ली। इसने ये बात डॉक्टर सबीत अली को नहीं बताई थी, मगर इसने इनसे जॉब की इजाज़त ले ली थी।
शायद वो कुछ अरसे अभी मज़ीद जॉब करती रहती, मगर जलाल अंसर से इसकी मुलाकात के बाद वो एक तकलीफ़देह ज़हनी धचके से दो चार हो गई थी और इसने यकदम सईदा अम्मा के सामने हथियार डाल दिए थे। वो नहीं जानती थी सईदा अम्मा ने डॉक्टर सबीत अली से इस बात का जिक्र किया या नहीं, मगर वो खुद इन दोनों को मुकम्मल तौर पर इसके लिए रिश्ते की तलाश में सरगर्दा थी और इसकी कोशिशों का नतीजा फ़हाद की सूरत में निकला था। फ़हाद एक अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था और इसकी शोहरत भी बहुत अच्छी थी। फ़हाद के घर वाले इसे पहली बार देखकर पसंद कर गए थे और इसके बाद सईदा अम्मा ने डॉक्टर सबीत अली से इस रिश्ते की बात की। डॉक्टर सबीत अली को कुछ तामील हुआ, शायद वो इसकी शादी अब भी अपने जानने वालों में करना चाहते थे, मगर सईदा अम्मा की फ़हाद और इसके घर वालों की बेपनाह तारीफ़ों के बाद और फ़हाद और इसके घर वालों से खुद मिलने के बाद उन्होंने सईदा अम्मा की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं किया था। अलबत्ता उन्होंने फ़हाद के बारे में बहुत छानबीन करवाई थी, फिर वो भी मुतमईन हो गए थे। फ़हाद के घर वाले 1 साल के अंदर शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने चंद माह के अंदर शादी पर इसरार करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इत्तेफाक ही था कि डॉक्टर सबीत अली इसी दौरान अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से इंग्लैंड में थे जब फ़हाद के घर वालों के इसरार पर तारीख तय कर दी गई थी। सईदा अम्मा फ़ोन पर इनसे मशवरा करती रही थी और डॉक्टर सबीत अली ने इन्हें अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था। वो फौरी तौर पर वहाँ नहीं आ सकते थे, अलबत्ता उन्होंने कलसूम आंटी को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया था। इसकी शादी की तैयारी कलसूम आंटी और मरियम ने ही की थी, जो रावलपिंडी से कुछ हफ्तों के लिए अपने ससुराल लाहौर आ गई थी। डॉक्टर सबीत अली ने इसकी शादी की तारीख तय हो जाने के बाद फ़ोन पर इससे तवील गुफ्तगू की थी। इनकी तीनों बेटियों की शादी इनके अपने ख़ानदान में ही हुई थी और इनके ससुराल में से किसी ने भी जहेज़ नहीं लिया था, मगर डॉक्टर सबीत अली ने इन तीनों बेटियों के जहेज़ के लिए मखसूस की जाने वाली रकम इन्हें तोहफ़तन दे दी थी। 8.5 साल पहले जब आप मेरे घर आई थी और मैंने आपको अपनी बेटी कहा था, तो मैंने आपके लिए भी कुछ रकम रखी थी। वो रकम आपकी इमानत है, आप इसे वैसे ले लें या फिर मैं मरियम और कलसूम से कह दूंगा कि वो आपके जहेज़ की तैयारी पर इसे खर्च करें। सईदा अब्बा की ख्वाहिश थी कि ये शादी इनके घर पर हो, वरना मैं चाहता था कि ये शादी मेरे घर पर हो, आपके घर पर। उन्होंने इससे कहा, मुझे इस बात पर बहुत रंज है कि मैं अपनी चौथी बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मगर शायद इसमें भी कोई बेहतरी है। मैं फिर भी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि किसी तरह शादी पर आ जाऊं। वो इनकी बातों के जवाब में बिल्कुल खामोश रही थी। इसने कुछ भी नहीं कहा था, ना ही ये इसरार किया था कि वो अपनी शादी पर अपनी रकम खर्च करेगी और ना ही ये वो शादी इनकी रकम से नहीं करना चाहती। इस दिन इसका दिल चाहा कि इनका एक और एहसान लेने को। वो इस पर इतने एहसान कर चुके थे कि अब इसे इन एहसानों की आदत होने लगी थी। इसे सिर्फ इनसे एक गिला था, वो आखिर इसकी शादी में शिरकत क्यों नहीं कर रहे थे। अगली किस्त देखने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।